Hello students, am I audible? Hello students, am I audible? Yes, sir. ओके तो लास्ट जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कन्वेक्स सेट की स्टार्टिंग की थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन की थी। सबसे पहले हम एक लाइन की इक्वेशन लेके चले थे और लाइन की इक्वेशन से हम लोगों ने लाइन सेगमेंट की इक्वेशन जनरेट की और उस लाइन सेगमेंट की बेस पे हम लोगों ने कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन जो है मैथमेटिकली एक्सप्रेस की थी। बेसिकली कन्वेक्स सेट है क्या? लाइक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राफिकली भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि से जैसे हमारे पास कोई भी सेट है, तो मैंने ये कोई सेट ले लिया। अगर इस सेट में आप कोई भी दो पॉइंट्स लो और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट जो है अगर वो सेट में ही लाई कर रही है तो उस सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? कन्वेक्स सेट बोल देते हैं। कि फॉर एनी टू पॉइंट्स x1 and x2 in set S, if line segment joining these 2 points, line segment की इक्वेशन हम लोगों ने क्या बनाई थी? दैट इज कैपिटल X इज इक्वल टू अल्फा वन एक्स वन plus alpha 2 x2 belongs to the same set as लाइन सेगमेंट की इक्वेशन के लिए हम लोगों ने स्केलर्स पे कंडीशन लगाई थी देयर सम इक्वल टू 1 एंड बोथ स्केलर्स आर नॉन नेगेटिव। अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट जो है सेम सेट एस में लाई कर जाती है तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स सेट। या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई भी ऐसा पेयर मिल जाता है, लाइक मैंने ये एग्जांपल ली थी कि कोई भी ऐसा पेयर मिल जाता है जिसका लाइन सेगमेंट जो है सेट से बाहर चला जाता है तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेक्स सेट। तो इसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी कर लिया था। ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन आपको बनाई थी हमने। सेट एस सेट टू बी कन्वेक्स इफ सीएलसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएलसी? दैट इज कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन की ज्योमेट्रिकली बात करेंगे तो कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन जो है दैट इज नथिंग बट लाइन सेगमेंट। So if convex linear combination of any 2 points of S belongs to the same set S, then we say that set S is convex set. तो कन्वेक्स सेट के रिलेटेड हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स डिस्कशन स्टार्ट की थी। थ्योरम्स की फर्स्ट थ्योरम जो मैंने डिस्कस की थी दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स इज ए कन्वेक्स सेट। कि अगर आप कोई भी दो सेट्स लोगे जो कन्वेक्स सेट हैं, आप उनकी इंटरसेक्शन से एक नया सेट बनाओगे तो वो सेट भी हमारे पास क्या आएगा? कन्वेक्स सेट आएगा। और फिर इसके बाद हम लोगों ने यूनियन की डिस्कशन की थी कि अगर आप टू कन्वेक्स सेट लेते हो तो उनकी यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है कि कन्वेक्स सेट हो, नीड नॉट बी ए कन्वेक्स सेट। तो यूनियन ऑफ टू और मोर कन्वेक्स सेट्स मे नॉट बी कन्वेक्स, या कन्वेक्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अब अगर नहीं हो सकती तो उस केस में हमें काउंटर एग्जांपल देनी थी। तो मैंने आप लोगों से काउंटर एग्जांपल डिस्कस की थी कि से हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली, उनकी यूनियन जो है वो यही वाली आ जाएगी। तो हम लोगों ने यूनियन में से एक पॉइंट लिया ये वाला, से दिस इज 0,2 पॉइंट, और एक पॉइंट हमने ये वाला लिया से दिस इज 2,0 पॉइंट। तो दोनों को ज्वाइन करती हुई हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी। अब ये लाइन सेगमेंट है, ग्राफिकली तो बिल्कुल क्लियर है कि ये यूनियन में लाई नहीं कर रही। मैथमेटिकली हम लोगों ने इस लाइन सेगमेंट में से एक पॉइंट उठा लिया ये वाला, दैट इज 1,1। तो ये जो 1,1 पॉइंट है ये यूनियन में लाई नहीं करता। दैट मीन्स जो ये सेट यूनियन से हम लोगों ने सेट बनाया है दिस इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आगे डिस्कशन करने से पहले मैं एक आपसे अल्टरनेटिव डेफिनेशन डिस्कस करना चाहता हूं कि कई बुक्स, अगर कोई आप डिफरेंट बुक्स उठा के देखते हो तो उसमें कन्वेक्स सेट की एक डिफरेंट डेफिनेशन भी दे रखी होती है। उसमें क्या डेफिनेशन दे रखी होती है? लाइक हमारे पास डेफिनेशन है कि फॉर एवरी x1 x2 इन सेट एस देयर लाइन सेगमेंट दैट इज x इज इक्वल टू अल्फा वन x1 प्लस अल्फा टू x2 belongs to the same set as, with condition on scalars that their sum is 1 and both are non-negative.
तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने फॉलो की है। कई बुक्स में डेफिनेशन दे रखी होती है कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू एस। सर ये वॉइस इज ब्रेकिंग। सर आपकी वॉइस हाँ जी ब्रेक बेटा, हो रही है। क्या हो रही है? हेलो बेटा, आवाज क्लियर है? बीच बीच में सर आवाज कट रही है सर आपकी। वो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम सर रही आपके होगी, बीच में जो आवाज जरा इंटरनेट कनेक्शन कई बार बीच में अनस्टेबल हो जाता है, तो उसके कारण कटनी स्टार्ट हो रही है। अब ठीक आ रही है? अब ठीक है बेटा? स्टूडेंट्स, अब यस आवाज सर। सही आ रही है बेटा? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो जो आपने स्टार्ट किया था। बेटा सर जो अभी अभी आपने एक्सप्लेन किया फिर से कर दीजिए। अभी तक तो जो भी मैंने डिस्कस किया है वो हमने वही डिस्कस किया है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन की थी। तो मैंने सिंपल बताया कि लास्ट लेक्चर में एक तो हम लोगों ने कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी। मोर ओवर डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज बोल दो या कुछ थ्योरम्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे फर्स्ट थ्योरम की थी कि इंटरसेक्शन लोगे आप कन्वेक्स सेट्स की तो वो हमेशा हमारी कन्वेक्स सेट ही आएगी। और दूसरी थ्योरम या दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, दैट यूनियन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स नीड नॉट बी ए कन्वेक्स सेट। तो उसके लिए हम लोगों ने एक काउंटर एग्जांपल भी डिस्कस की थी। एक हम लोगों ने वाई एक्सिस ली थी, एक एक्स एक्सिस ली थी। उन दोनों से ज्वाइन करता हुआ हम लोगों ने यूनियन बनाई उनकी, और यूनियन में से 2 पॉइंट्स लिए, जो मैंने आपको बताया भी। एक पॉइंट हमने 0 2 लिया, एक 2,0 लिया। दोनों को ज्वाइन करती हुई हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रा की, दैट इज आउट ऑफ दी सेट। तो यूनियन जो है वो हमारा कन्वेक्स सेट नहीं है। अब मैं जो आज की डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले कन्वेक्स सेट की अल्टरनेटिव डेफिनेशन आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूं। अगर आप कोई डिफरेंट बुक उठा के देखते हो तो उसमें कई बार डेफिनेशन अलग वे से दे रखी होती है, तो उसकी डिस्कशन कर रहा हूं। तो लाइक हम लोगों ने कन्वेक्स सेट की ये वाली डेफिनेशन बनाई है कि फॉर एवरी x1 x2 इन सेट एस देयर लाइन सेगमेंट की हम लोगों ने इक्वेशन बनाई, x इज इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 बिलोंग्स टू द सेम सेट एस। कंडीशन ऑन द स्केलर्स आर देयर सम इज 1 एंड बोथ आर नॉन नेगेटिव। अब अगर आप कोई और बुक उठा के देखते हो तो कई बार उसमें ये डेफिनेशन भी दे रखी होती है। जो लाइन सेगमेंट है उसने ये बना रखा होगा, x इज इक्वल टू से 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू सेम सेट एज लैम्डा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो कई बुक वाले ये डेफिनेशन दे देते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। लाइक अगर मैं इस डेफिनेशन से इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो मैं यहां से अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो अल्फा 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 1 माइनस अल्फा 1। और अगर मैं इस डेफिनेशन में पुट करूंगा तो मेरी डेफिनेशन बन जाएगी फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू सेम सेट एज, दिस मींस लाइन सेगमेंट अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1 माइनस अल्फा 1 x2 बिलोंग्स टू सेम सेट एस। अब हमें ये कंडीशन लेके आनी है, दैट इज यहाँ पे हमने लैम्डा रखा है, यहाँ पे स्केलर अल्फा 1 लिख दिया। स्केलर की नेमिंग है उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे उसने बता रखा है कि लैम्डा जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये कंडीशन हम यहाँ से लेके आएंगे। हमें कंडीशन गिवन है अल्फा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन गिवन है अल्फा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्फा 2 की वैल्यू आप यहाँ पे लगा दो, दैट इज 1 माइनस अल्फा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस मींस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा 1। अब ये दोनों कंडीशन जो है इनको कंबाइन कर दो तो हमारे पास अल्फा 1 पे कंडीशन आ जाएगी कि अल्फा 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी बुक अगर फॉलो करते हो तो किसी बुक में आपको ये वाली डेफिनेशन मिलेगी और किसी बुक में आपको ये वाली डेफिनेशन मिलेगी। तो आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर लो, वो दोनों इंटर कन्वर्टिबल ही है, तो उससे कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। क्लियर है बेटा? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट? तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरप्लेन एंड हाफ स्पेसेस। इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
what are the hyperplanes and half spaces से अगर सिंपल ग्राफिकली बात करूं, हाइपरप्लेन जो है, सबसे पहले हम प्लेन की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग आगे की चीज स्टडी कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि जो पीछे आप लोगों ने स्टडी कर रखा है उस चीज को मैं नई चीज के साथ कनेक्ट करके चलूं। लाइक हम लोगों ने कन्वेक्स सेट की जो डेफिनेशन भी बनाई लाइन सेगमेंट की, वो हम लोगों ने पीछे लाइन की इक्वेशन ली थी, उसको मॉडिफाई किया और फिर लाइन सेगमेंट की इक्वेशन जनरेट की। तो प्लेन जो होता है, प्लेन की इक्वेशन आई थिंक सब अरे बच्चे वॉइस इज स्टिल इक्वेशन के ब्रेकिंग। साथ फैमिलियर हो। तो प्लेन की इक्वेशन बताएगा कोई बच्चा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D? कोई भी स्टूडेंट? प्लेन X की by A इक्वेशन क्या plus Y होगी? by B. बताओ बेटा। एक बच्चे ने बताना स्टार्ट किया था, बताओ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? The coordinates के फॉर्म में like x upon a plus y upon b plus वो z upon कोऑर्डिनेट c की is फॉर्म equals में to आप 1. सिंपली बता दो। आप लोगों को पता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ये इक्वेशन आप लोगों ने प्लेन की स्टडी कर रखी है, ये 3D में है। Yes sir. यस सर। तो 3D में से अगर आपको 3D में इसकी हम लोग अल्टरनेट फॉर्म बनाना चाहें, ये 3D में था, तो हमने x y z जो है वो 3D में से, लाइक मैं बोल रहा हूं कि x जो है वो मेरा r³ में है, मतलब 3 डायमेंशन में है, तो दैट मीन्स वहां से क्लियर हो जाता है कि x के जो है 3 टपल्स रहे होंगे, x y एंड z। तो आप लोगों ने इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन की इक्वेशन लिखी। लाइक अब मुझे एनडी में इक्वेशन चाहिए, तो एनडी में अगर इक्वेशन चाहिए तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को लिखें तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए जो है उसको मैं सपोज कर लेता हूं कि दैट इज ए बी एंड सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप इस तरह से लिख लो क्योंकि ट्रांसपोज लगा रखा है, ए बी एंड सी, और एक्स जो है वो हमारा होगा एक्स वाई एंड जेड। तो अगर हम ए ट्रांसपोज एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, ए बी सी इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू डी। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, वेयर ए जो है वो भी 3 डायमेंशन में से है और जो हमारे पास एक्स है वो भी हमारा 3 डायमेंशन में से है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D जो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। अब इसको मैं एनडी पे लेके जाना चाह रहा हूं, तो एनडी में भी सिंपली हम लिख देंगे कि एनडी में प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू सम डी। फर्क क्या पड़ेगा, ये जो ए और एक्स है अब ये किस में से आ जाएंगे, एन डायमेंशन में से आ जाएंगे, दैट इज बिलोंग्स टू आर रेस टू पावर एन, एंड सिमिलरली एक्स बिलोंग्स टू आर रेस टू पावर एन। ए जो है वो हमारा क्या होगा, दैट इज a1 a2 सोन an, इसके एन टपल्स हो जाएंगे, और सिमिलरली जो x है उसके भी हमारे पास एन टपल्स हो जाएंगे, x1 x2 सोन अप टू xn। तो इससे आप इक्वेशन बना सकते हो, that is a1 a2 so on up to an multiply with x1 x2 so on up to xn is equal to d। तो हमारी इक्वेशन बन गई प्लेन की इन n डायमेंशन, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस so on an xn equal to d। This is the equation of plane in n dimension। तो जैसे ही हम लोगों को से अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास एक इक्वेशन है, लाइक मैं पूछूं कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो आप लाइन की इक्वेशन मुझे सिंपली बता सकते हो कि से ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। तो अगर मैं पूछूं आपको इस इक्वेशन का नाम क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप बताओगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन का नाम बताओ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, देन यू सेड कि दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का नाम पूछूं,
a x raised to power 4 b x raised to power 3 c x square dx plus c equal to 0। इस इक्वेशन का नाम बताएगा कोई बच्चा? कौन सी इक्वेशन होती है ये? बाय क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं, a x रेज टू पावर 6 प्लस b x रेज टू पावर 5 c x रेज टू पावर 4 d x रेज टू पावर 3 e x स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस g इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का नाम बताएगा कोई? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? यहां तक आप लोग अवेयर थे, दिस इज लाइन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक। इस इक्वेशन का नाम क्या है? कोई बच्चा बताएगा? किसी को आइडिया है इस इक्वेशन का? कोई भी बच्चा थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आपने बहुत बार ऐसी इक्वेशंस को कुछ ना कुछ नेमिंग की है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? क्या इसको आप ये बोल सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6? यस सर। This is basically polynomial of degree 6. This is what? Polynomial of degree 4, polynomial of degree 3, polynomial of degree 2, polynomial of degree 1. That means जब अगर मैं इसी इक्वेशन को एनडी में लेके जाता, जब तक हमारे पास 2 या 3D तक की बात होती है तब तक हम एक जनरल नेमिंग तब तक हम कोई अलग सी नेमिंग रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1D में बात की तो इसको लाइन बोल दिया, 2D में बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया, 3D में बात की क्यूबिक इक्वेशन बोल दिया। बट अगर मुझे एनडी में बात करनी है तो मुझे कुछ इसका अलग से नाम रखना पड़ेगा जो जनरल हो, जो किसी भी डायमेंशन के लिए फिट बैठ जाए। तो मैंने इसका जनरल नेमिंग कर दी, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। एनडी के लिए मैंने एक जनरल नेमिंग कर दी इसकी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब आप कोई भी डायमेंशन लोगे उस पे ये नाम जो है वो फिट बैठ जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं आपको नेमिंग पूछूं इन चीजों की, से हम लोग 1D में बात कर रहे हैं, मैंने एक लिख दिया x बिलोंग्स टू r, और फिर मैंने लिख दिया x1 x2 belongs to r square, then x1 x2 x3 belongs to r cube, then x1 x2 x3 x4 belongs to r4। इनकी नेमिंग बता सकते हो ये क्या होता है? दिस इज रियल नंबर। और अगर आप इसको क्या बोलते हो? दिस इज बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहते हैं? क्या इसके लिए कोई नेमिंग है? आपने 3D में काम किया है तो आप 3D के एलिमेंट्स लेते हो तो आप इसको क्या बोलते हो? ट्रिपलेट। और जब 4D के एलिमेंट्स लिए आपने इसको क्या बोला? क्या होते हैं ये? किसी को आइडिया है कि 4D के एलिमेंट्स को अगर बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? दिस इज क्वाड्रेप्लेट। और इसी तरह से मैंने ये ले लिया x1 x2 x3 x4 सोन अप टू x9, नाइन्थ डायमेंशन के एलिमेंट्स ले लिए, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एनी आइडिया? तो यहाँ पे आके फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि जब तक तो हम 1 2 3D तक लिमिटेड थे तो हम लोगों ने इनके नाम थोड़े अलग से रख दिए। इसको रियल नंबर बोल दिया कि 1D के एलिमेंट रियल नंबर होते हैं, 2D में ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट हो जाते हैं, 3D में ट्रिपलेट स्टार्ट हो जाते हैं, 4D में क्वाड्रेप्लेट स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर मुझे एन डायमेंशन के एलिमेंट की बात करनी है कि एन डायमेंशन का ये एलिमेंट लिया मैंने, मैं इसको क्या कहूंगा? तो मुझे फिर से कोई जनरल नेमिंग चाहिए जो बाकियों पे भी फिट बैठ जाए। तो यहाँ पे बात स्टार्ट हो जाती है टपल की। हम इसको बोलते हैं एन टपल। तो एन स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, टपल हमने वैसे ही लगा दिया। अगर एन डायमेंशन के एलिमेंट्स को एन टपल बोलते हैं तो ये क्या होगा? 9 टपल। ये क्या होगा? 4 टपल। दिस इज 3 टपल, 2 टपल, 1 टपल।
तो ये हमारे पास क्या है, जर्नल नेमिंग होगी। इसी तरह से ये डिस्कशन हम यहां से लेके आए थे कि प्लेन की जो बात आप लोगों ने की, आप लोगों के पास जब तक हमारे पास से हमारे पास ये था ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये किसकी इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये किसकी इक्वेशन है, बता सकते हो? ये किसकी इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी? लाइन लाइन की। तो ये आपने इसको लाइन बोल दिया। जब आपने इक्वेशन लिखी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो आपने इसको प्लेन बोल दिया। अब अगर इसको 4D में लेके जाऊंगा, उसको मैं क्या बोलूं? तो इसके लिए जब हम एनडी तक जाएंगे, उसके लिए हम क्या नेमिंग रखें? तो एनडी में हमने प्लेन की इक्वेशन लिखी और उसको जर्नल नेमिंग कर दी, उसको हमने हाइपर प्लेन बोल दिया। अब ये क्या है, आप 4D में हम इसको बोलेंगे हाइपर प्लेन इन एन डायमेंशन। हाइपर प्लेन हमने वर्ड जो है वो जर्नल करने के लिए यूज कर दिया कि एन डायमेंशन में हम कोई भी प्लेन की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपर प्लेन हो जाएगा। अब अगर हाफ स्पेसेस की बात करें कि हाफ स्पेस क्या होती है, उसके लिए मैं फिर से अपना 2D में जा रहा हूं। से हमारे पास ये एक्सिस हैं, आप लोगों ने एक प्लेन लिया, प्लेन 2D में हमारे पास लाइन हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये प्लेन लिया और ये हम लोगों ने प्लेन से इन एक्सिस को कट कर दिया। तो जब हम इन एक्सिस को कट करेंगे तो हमारे पास दो स्पेसेस जनरेट हो गई। एक तो हमारे पास ये वाली स्पेस जनरेट हो गई और एक हमारे पास ये वाली स्पेस जनरेट होगी। तो इनको हम बोलते हैं हाफ स्पेसेस। जब भी हम प्लेन से किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करते हैं तो हमारे पास टू स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं। उन स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं हाफ स्पेस। तो हाफ स्पेस की इक्वेशन क्या होगी? अगर मुझे इस पोर्शन की इक्वेशन लिखनी है, इस पोर्शन की इक्वेशन लिखनी है इंक्लूडिंग दिस लाइन, तो बता सकते हो हाफ स्पेस की इक्वेशन क्या होगी? अभी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको हम भूल जाते हैं। मुझे सिर्फ इसी की इक्वेशन चाहिए, दिस लाइन एंड दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन की जो मेरे पास इक्वेशन होगी, उससे मैं हाफ स्पेस की इक्वेशन लिख सकता हूँ। लाइक प्लेन की इक्वेशन थी ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू डी, तो हाफ स्पेस की हमारे पास क्या इक्वेशन होगी? एक इक्वेशन बन जाएगी ए ट्रांसपोज एक्स लेस देन इक्वल टू डी, और एक बन जाएगी ए ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाफ स्पेसेस। अगर आप इसमें इक्वालिटी लगा देते हो, मींस लाइन इंक्लूड करते हो, तब हम इनको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। और अगर आप इक्वालिटी छोड़ दोगे, दैट मींस अगर आप इक्वेशन लेके चलते हो ए ट्रांसपोज एक्स लेस देन डी और ए ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन डी, तो अब हम इनको बोलेंगे ओपन हाफ स्पेसेस। तो बेसिकली हाफ स्पेस हमारी क्या होती है कि जब भी हम एक्सिस को किसी प्लेन के साथ कट करते हैं तो हमारे पास स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं। उन स्पेसेस को हम बोलते हैं हाफ स्पेसेस। तो हमारे पास दो तरह की हाफ स्पेसेस हैं, एक क्लोज्ड हाफ स्पेसेस और एक ओपन हाफ स्पेसेस। अगर आप बाउंड्री इंक्लूड कर लेते हो तो वो बन जाती है क्लोज्ड हाफ स्पेस, और अगर आप बाउंड्री इंक्लूड नहीं करते तो वो हमारे पास होगी ओपन हाफ स्पेसेस। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो ये हमारे पास है, सबसे पहले हाइपर प्लेन की उसने इक्वेशन बनाई है। तो हाइपर प्लेन की इक्वेशन 3D से ही स्टार्ट की है। तो ये हमने हाइपर प्लेन की इक्वेशन लिखी 3D में, जो जिसके साथ आप ऑलरेडी अवेयर हो, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इक्वल टू बीटा। फिर उसी को उसने हाइपर प्लेन बनाने के लिए एन डायमेंशन में जर्नलाइज कर दिया। तो एन डायमेंशन में हमारे पास इक्वेशन आ गई a1x1 प्लस a2x2 प्लस सो ऑन an इक्वल टू बीटा। और अगर इसको थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमने a लिख दिया, a के एन टपल्स हैं, कैपिटल X है वो भी एन डायमेंशन में से है, उसके भी एन टपल्स हैं। तो ये हमारे पास हाइपर प्लेन की इक्वेशन आ गई, दैट इज x बिलोंग्स टू r रेज टू पावर n a ट्रांसपोज x इक्वल टू बीटा। नाउ व्हाट आर हाफ स्पेसेस? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो हाइपर प्लेन है ये पूरी स्पेस को हाफ स्पेसेस में जनरेट कर देता है। हमारे पास
2 क्लोज्ड हाफ स्पेसेस जनरेट होंगी अगर हम बाउंड्री इंक्लूड कर लेते हैं, और अगर बाउंड्री इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास ओपन हाफ स्पेसेस जनरेट होंगी। और आप ओपन हाफ स्पेसेस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये जो हाफ स्पेसेस होती हैं ओपन, दीज आर डिसजॉइंट ओपन हाफ स्पेसेस। अब इन पे हमारे पास कन्वेक्स सेट के साथ कुछ रिलेशन है इनका। तो हमारे पास है कि जो हाइपर प्लेन होता है दैट इज ए क्लोज्ड कन्वेक्स सेट। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है क्लोज्ड कन्वेक्स सेट। क्लोज्ड वर्ड पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स की एक अलग से पोर्शन है, रियल एनालिसिस, तो उसमें क्लोज्ड की डिस्कशन होती है। तो क्लोज्ड पे हम फोकस नहीं कर रहे, हम लोग सिंपल कन्वेक्स पे फोकस कर रहे हैं कि हाइपर प्लेन जो होता है वो क्लोज्ड कन्वेक्स सेट होता है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। ये मैंने पहले ही बताया था कि कन्वेक्स सेट से रिलेटेड चाहे तो आप इनको अलग से थ्योरम मान लो, बट ये छोटे छोटे से रिजल्ट हैं जो बहुत ही इजी हैं और इनको प्रूव करना भी इजी है, प्रोवाइडेड कि आपको कन्वेक्स सेट की अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हमें प्रूव करना है कि हाइपर प्लेन जो होता है वो क्लोज्ड कन्वेक्स सेट होता है। तो सबसे पहले आपको हाइपर प्लेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हाइपर प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है? एच एक्स बिलोंग्स टू आर रेज़ टू पावर एन सच दैट ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो ये हमारा हाइपर प्लेन है। इस सेट को हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एच इज ए कन्वेक्स सेट। तो कन्वेक्स सेट किस तरह से प्रूव करते हैं? लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने एक थ्योरम की थी जिसमें हमने इंटरसेक्शन को कन्वेक्स सेट प्रूव किया था। सेम उसी वे से चलेंगे। कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ले इस सेट एस में से और उनका लाइन सेगमेंट भी उसी सेट में लाई कर जाता है तो वो सेट हमारा क्या हो जाता है? कन्वेक्स सेट हो जाता है। मुझे एच को कन्वेक्स सेट प्रूव करना है तो मुझे इसमें से कोई 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू सेट H, अगर मैं प्रूव कर दूं इनका लाइन सेगमेंट क्या होगा? कैपिटल X इज इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 belongs to same set H where condition on scalars are their sum equal to 1 and both are non-negative। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि H जो है वो कन्वेक्स सेट है। तो गिवन क्या है? हमें गिवन है कि x1 x2 जो है वो H में से है। गिवन x1 x2 बिलोंग्स टू H। अब आपको ये देखना है कि H के एलिमेंट किस तरह के हैं। सबसे पहले H को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि H के एलिमेंट किस तरह से हैं। तो H के जो एलिमेंट है एक तो वो n डायमेंशन में से हैं। यहाँ पे देखो, एक तो H के जो एलिमेंट है वो n डायमेंशन में से हैं। दूसरा, अगर आप उनको A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट हैंड साइड से तो उनका आंसर जो है वो बीटा आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोल देंगे कि वो सेट जो वो एलिमेंट जो है वो H सेट का एलिमेंट है। तो अब हमने x1 x2 H में से लिए तो x1 x2 किस तरह के होंगे? x1 बिलोंग्स टू आर रेज़ टू पावर एन सच दैट A ट्रांसपोज x1 जो है वो हमारा क्या बनाएगा? बीटा बनाएगा। और सिमिलरली x2 भी H में से है तो x2 भी किस तरह का एलिमेंट होगा? x2 बिलोंग्स टू आर रेज़ टू पावर n सच दैट A ट्रांसपोज x2 जो है वो भी हमारा क्या होगा? बीटा होगा। अब हमें प्रूव करना है कि इनका CLC हमने क्या बनाया? दैट इज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। टू प्रूव क्या है कि जो x है, व्हाट इज x? दैट इज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 कि ये भी सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये भी r रेज़ टू पावर n का एलिमेंट है सच दैट। सेकेंडली हमें प्रूव करना पड़ेगा कि A ट्रांसपोज को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी बीटा आएगा। अगर हम ये चीज प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि x जो है वो H का ही एलिमेंट है। दैट मींस लाइन सेगमेंट जो है वो H में है और हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि x जो है वो r रेज़ टू पावर n में है। अब गिवन क्या है? गिवन है कि x1 r रेज़ टू पावर n में है और अल्फा 1 हमारा स्केलर है तो इसका मतलब अल्फा 1 x1 जो होगा वो भी किस में होगा? वो भी r रेज़ टू पावर n में होगा।
और सिमिलरली x2 जो है वो भी r⁴n में है। तो इसका मतलब अल्फा 2 स्केलर है, तो अल्फा 2 इंटू x2 भी क्या होगा, r⁴n में होगा। और अगर दो एलिमेंट r⁴n से लोगे तो इनका जो एडिशन है वो भी किस में रहेगी, वो भी r⁴n में होगी। इसका मतलब अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 बेसिकली है क्या, दिस इज x। तो x भी हमारा किस में आ गया, r⁴n में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है x r⁴n का एलिमेंट है। अब सेकंड हमें प्रूव करना है कि अगर A ट्रांसपोज से हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा जो है बीटा बन जाएगा। तो A ट्रांसपोज x कंसिडर करते हैं, कंसिडर A ट्रांसपोज x। तो A ट्रांसपोज x की हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। अब हमारे पास अल्फा 1 जो है वो स्केलर है, वो बाहर आ गया, तो दिस बिकम्स अल्फा 1 A ट्रांसपोज x1 प्लस अल्फा 2 भी स्केलर है, वो भी बाहर आ गया, तो दिस बिकम्स A ट्रांसपोज x2। अब A ट्रांसपोज x1 हमें किसके इक्वल गिवन है, बीटा के, से दिस इज नंबर 1 एंड 2। तो अल्फा 1 इंटू बीटा प्लस अल्फा 2 इंटू बीटा, ये कहां से आया, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गया, बीटा कॉमन आ गया क्योंकि बीटा स्केलर है हमारे पास, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 स्केलर्स पे कंडीशन है, इनका सम कितना होगा, 1। तो दिस इज बीटा इंटू 1, दैट इज बीटा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि A ट्रांसपोज x जो है ये बीटा बनाता है। तो दोनों कंडीशंस प्रूव हो गई। दिस मींस, दिस इंप्लाइज H इज ए कन्वेक्स सेट। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि H जो है कन्वेक्स सेट है, हाइपर प्लेन जो है वो हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स सेट होता है। इसका प्रूफ आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले हमने इसको S बोल दो, H बोल दो, जो मर्जी बोल दो। तो मैंने यहाँ पे S ले रखा है, x1 x2 S में से लिए, दैट मींस A ट्रांसपोज x1 जो है वो अल्फा होगा, A ट्रांसपोज x2 जो है वो अल्फा होगा। फिर हमने इनका CLC कंसिडर किया, कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन, और वो भी प्रूव कर दिया कि सेट S में है, तो इसका मतलब सेट S जो है वो हमारा क्या होगा, कन्वेक्स सेट होगा। अब इसके साथ एक और रिलेटेड रिजल्ट है हमारे पास कि जो हाफ स्पेस होती है वो भी हमारे पास कन्वेक्स सेट होती है। ए हाफ स्पेस इज आल्सो ए कन्वेक्स सेट। तो इसका प्रूफ जो है आप अपने आप करके देखोगे, क्योंकि सेम प्रूफ एज इट इज चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि सेम हमको वैसे ही प्रूव करना पड़ेगा। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जहां पे इक्वालिटी आ रही है यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल आ जाएगा, और फिर जब आप इस रिजल्ट को यूज करोगे यहाँ पे भी लेस देन इक्वल आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका प्रूव हो जाएगा कि A ट्रांसपोज x जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू बीटा, वो यहीं पे आपका चेंज आ जाएगा। तो आपका जो है प्रूव हो जाएगा कि हाफ स्पेस जो होती है वो भी कन्वेक्स सेट होती है। तो इसको आप अपने आप ट्राई करके देखना, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो पूछो। बेटा अब तक जो लेक्चर किया है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट? सर अभी इसमें जो थ्योरम 1 थी जिसमें आप बता रहे थे कि जो ओपन हाफ स्पेस है वो डिसजॉइंट होगा, वो एक बारी पार्ट दोबारा बता दो। बेटा उसमें देखो बिल्कुल क्लियर ही है, से सिंपल हमने बस ये बताया कि जो ओपन हाफ स्पेसेस होती हैं वो डिसजॉइंट होती हैं। डिसजॉइंट का बेसिकली मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि डिसजॉइंट होता क्या है। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। डिसजॉइंट का मतलब कॉमन कुछ नहीं है, दैट मींस इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो कि उनकी इंटरसेक्शन जो होती है वो एम्प्टी होती है। लाइक आप लोगों ने ये एक्सिस ली 2D में, से आप लोगों ने एक प्लेन लिया, ये मेरे पास प्लेन है, तो आप लोगों ने इस एक्सिस को इस प्लेन से कट कर दिया, तो आपके पास ये दो स्पेसेस जनरेट हो गई, एक ये वाली और एक हमारे पास ये वाली स्पेस जनरेट हो गई। अब अगर आप दोनों स्पेसेस में इस लाइन को इंक्लूड करोगे, लाइक मैंने अगर इस लाइन को इंक्लूड करती हुई फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस बोल दिया मैंने, फर्स्ट स्पेस
लाइन को इंक्लूड करती हुई इक्वेशन लिखनी है तो आप लिखोगे A ट्रांसपोज X लेस देन इक्वल टू से D। और अगर सेकंड स्पेस की लिखनी है इक्वेशन तो आप लिखोगे A ट्रांसपोज X ग्रेटर देन इक्वल टू D। दिस इज सेकंड स्पेस। अब इनमें कॉमन क्या है? लाइन। लाइन को आपने इस इक्वेशन में भी इंक्लूड कर लिया और लाइन को आपने इस इक्वेशन में भी इंक्लूड कर लिया। तो और ये किसकी इक्वेशंस हैं? ये क्लोज्ड हाफ स्पेसेस की इक्वेशन है। तो क्लोज्ड हाफ स्पेस में जो लाइन होती है वो कॉमन होती है, मतलब वो डिस्जॉइंट नहीं होती। अगर अब हम ओपन की बात करें तो ओपन में हम लोगों ने ये लाइन को इक्वालिटी छोड़ दी। ये हमारी ओपन हाफ स्पेस की इक्वेशंस हैं। तो ये लाइन ही इनमें कॉमन थी, लाइन ही आप लोगों ने छोड़ दी। तो एक स्पेस आपकी इस तरफ वाली जनरेट हो गई, एक स्पेस आपकी इस तरफ वाली जनरेट हो गई। अब ये जो लाइन है यही इन में कॉमन थी, उसको आप लोगों ने स्किप कर दिया या रिमूव कर दिया। तो ये दोनों स्पेसेस में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। तो अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये जो स्पेसेस जनरेट होंगी दैट इज ओपन हाफ स्पेसेस, वो हमारी क्या हो जाएंगी? डिसजॉइंट हो जाएंगी। इसका मतलब जो ओपन हाफ स्पेसेस होती हैं वो डिसजॉइंट होती हैं और क्लोज्ड हाफ स्पेसेस होती हैं उनमें जो लाइन है, जो प्लेन है, वो कॉमन होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तो ये तो थी हमारे पास हाइपर प्लेन और हाफ स्पेसेस की डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने ये भी प्रूव कर दिया कि हाइपर प्लेन जो होता है या जो हाफ स्पेसेस होती हैं वो हमेशा कन्वेक्स सेट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पॉलीहेड्रल सेट की। पॉलीहेड्रल सेट क्या होता है? A set formed by the intersection of finite number of closed half spaces is termed as polyhedron or polyhedral। कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा हाफ स्पेसेस ले रहे हो और उनकी क्लोज्ड हाफ स्पेसेस की इंटरसेक्शन लोगे तो उससे जो सेट फॉर्म होगा उसको हम लोग पॉलीहेड्रल सेट बोलते हैं। इफ दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड देन इट इज कॉल्ड पॉलीटॉप। बेसिकली अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की बात करूं कि ग्राफिकली पॉलीहेड्रल सेट और पॉलीटॉप होता क्या है, से आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड किया था। ग्राफिकल मेथड में आप लाइनों को जनरेट करते हैं। मान लो मैंने ये फर्स्ट लाइन जनरेट की तो इससे दो हाफ स्पेसेस जनरेट होगी, एक इस तरफ वाली और एक दूसरी साइड वाली। फिर आप लोगों ने एक और प्लेन लिया या एक और लाइन ली, आपने उससे एक और हमने प्लेन लिया, उस फिर से एक्सिस को कट कर दिया तो हमारे पास अगेन दो हाफ स्पेसेस जनरेट होगी, एक ये वाली और एक इस तरफ वाली। तो इस तरह से आप एक आध लाइन और ले लो तो आपके पास एक, मान लो ये मैंने एक लाइन और ले ली तो एक और हाफ स्पेसेस जनरेट होगी, एक ये वाली हाफ स्पेस होगी, एक ये वाली हाफ स्पेस होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर ऑफ क्लोज्ड हाफ स्पेसेस जनरेट होती जा रही हैं। अब आप इन क्लोज्ड हाफ स्पेसेस की फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लो। अगर इन सबकी इंटरसेक्शन लूंगी, अगर मैं इन सबकी इंटरसेक्शन कंसिडर करता हूं, मान लो ये फर्स्ट लाइन थी, इसके साथ रिलेटेड ये हाफ स्पेसेस जनरेट हो रही थी, ये फर्स्ट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये सारी हाफ स्पेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरेट हो गई। अब जब आपने सेकंड लाइन ली तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये हाफ स्पेस जनरेट होनी स्टार्ट हो गई। तो ये हमारे पास हाफ स्पेस जनरेट हो रही है सेकंड लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर आपने थर्ड लाइन ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास अलग से हाफ स्पेस जनरेट होनी स्टार्ट हो गई, ये हाफ स्पेस जनरेट हो रही है इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग। अब आप जितनी भी हाफ स्पेसेस जनरेट हुई हैं इनमें से इनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लो। जो इनकी इंटरसेक्शन होगी, लाइक अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं, यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन देखूं, तो इसमें आपको हर तरह की लाइन विजिबल है। आपकी इस कलर वाली लाइन भी आ रही है, ग्रीन कलर वाली भी आ रही है और आपके पास रेड कलर वाली लाइन भी आ रही है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कॉमन पोर्शन बन रहा है, मतलब इनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन है। तो इस तरह का रीजन जो होगा उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल।
और एट द सेम टाइम ये हमारे पास पॉलीटॉप भी आ गया। क्यों पॉलीटॉप आ गया? पॉलीहेड्रन पे हम लोगों ने कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा लगा दी तो हमारे पास पॉलीटॉप आ जाएगा। तो पॉलीहेड्रन पे हम लोगों ने कंडीशन क्या लगा दी कि अगर इनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी हुई और बाउंडेड हुई तो हम उस रीजन को क्या बोल देंगे? पॉलीटॉप बोल देंगे। लाइक ये जो मैंने डायग्राम बनाई है तो इसमें ये वाला रीजन जो है ये नॉन एम्प्टी है, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन में हमारा आ रहा है सारा। और दूसरी चीज ये बाउंडेड भी है, ये यहां से अगर इस स्टार्ट करें ये ऐसे बाउंडेड भी हो रहा है। तो अगर आपकी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो आपकी बाउंडेड हुई और नॉन एम्प्टी हुई तो उस पॉलीहेड्रन को हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलीटॉप बोल देंगे। इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो कि एलपीपी का जो फिजिबल रीजन है, एलपीपी का जो आप फिजिबल रीजन बनाते हो अगर वो बाउंडेड है तो वो हमेशा क्या होगा? दैट इज पॉलीटॉप, वो हमेशा पॉलीटॉप बनेगा। क्योंकि जब भी आप फिजिबल रीजन लोकेट करते हो ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने यही चीज तो की, हम लोग हमेशा एक लाइन ड्रा करते थे, वो लाइन जो है वो हाइपरप्लेन होती थी और वो स्पेसेस को दो स्पेसेस में जनरेट कर देती थी। फिर आपने अलग लाइन पकड़ी, वो भी प्लेन था, उसने फिर से दो स्पेसेस जनरेट कर दी। फिर तीसरी कंस्ट्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रा की, उसने दो स्पेसेस जनरेट कर दी। अब आपने एक कॉमन एरिया सर्च किया जो इन तीनों कलेक्टिवली सेटिस्फाई करता हो, वो जो एरिया है वो आपका फिजिबल रीजन होता है और वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो आपका पॉलीटॉप हो जाएगा। क्योंकि जो स्पेसेस जनरेट हो रही हैं क्लोज्ड हाफ स्पेसेस, आप उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहे हो और फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है उसको हम बोल देते हैं पॉलीहेड्रन। और अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉलीटॉप हो जाएगी। लाइक पॉलीहेड्रन तो आप इसको भी बोल दोगे, जैसे ये आपने बनाया तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसेस जनरेट होगी, तो ये वाला जो एरिया है उसको हम लोग पॉलीहेड्रन बोल देते हैं। बट दिस इज नॉट ए पॉलीटॉप, दिस इज पॉलीहेड्रन बट नॉट ए पॉलीटॉप। ये पॉलीटॉप क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है एरिया, इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी तो आ गई और पर ये बाउंडेड नहीं है, ये सिंपल ओपन आ रहा है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहेड्रन। और अगर हमारी साथ में जो इंटरसेक्शन है वो बाउंडेड है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीटॉप। क्लियर है बेटा ये डेफिनेशंस? यस सर। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने अब तक की है उनकी जर्नल फॉर्म की डिस्कशन करेंगे कि जनरली हम एलपीपी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम उसकी मैट्रिक्स फॉर्म की डिस्कशन करेंगे और फिर उसके साथ रिलेटेड जो अनदर रिजल्ट्स हैं उनकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। सर हाँ जी बेटा। सर कल का ऑफ है कि नहीं? बेटा कल का वैसे मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली ऑफ ही होगा, क्योंकि Okay, जो कैलेंडर आया था हॉलीडेज वाला उसमें तो हॉलीडे बता रखी है, तो मे बी फिर Okay, भी sir. कोई ना कोई मेल हो सकता है कि इवनिंग तक आ जाए हम लोगों को। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।